हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जैसे हमारी 20 डे स्ट्रैटेजी चल रही है, तो ये हमारा डे 1 है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, बायो का चैप्टर नंबर 1, उसके हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसका मैकेनिज्म मतलब ये कैसे होता है बेसिकली। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक लीफ पे, ठीक है, एक लीफ पे जब सनलाइट पड़ती है क्या एक्ट करता है, सनलाइट जब एक्ट करता है हमारा, और इसको जब CO2 मिलता है, ठीक है, तो उनके वो प्रेजेंस में H2O जो उसको अपने स्टेम से, जो कि रूट से उसने पाया हुआ है, H2O उसको मिलता है, तो ये अपना प्रोडक्ट बनाता है ग्लूकोज, जो कि इसका फूड है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज करके, यानी कि वाटर का यूज करके, विच इज ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, सबसे पहले सनलाइट की एक्शन की वजह से जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो एक्टिव हो जाता है। फिर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फिर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर भी यू कैन से, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है जहाँ पे H2 और O2 मॉलिक्यूल्स हमारे अलग अलग हो जाते हैं, और O2 हमारा फ्रीली नेटिव स्टेट में बाहर आ जाता है, जो कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और जो हमारा H2 मॉलिक्यूल होता है वो NADP, निकोटाइनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ के निकोटाइनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्राइड ये बना लेता है, जो कि एक एनर्जी करेंसी भी होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे एक्टिविटी, उसके बाद फिर क्या होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी थी वो क्या कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, फूड बन गया, ठीक है। तो अब इसी को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच वी प्रिपेयर अ फूड, नहीं प्लांट प्रिपेयर, देखो आंसर होगा हमारा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which plant prepare its food using sunlight, CO2 and H2O। तो H2O और CO2 और सनलाइट का यूज करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपको 3 स्टेप में बता देता है, लेकिन हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ये पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। यहाँ पे प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो गया, फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। उसके बाद फिर क्या होता है, वाटर के ब्रेकडाउन के बाद फिर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। जो हमारा एटीपी है वो बन चुका है, और इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारी सोलर एनर्जी थी, सोलर या फिर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी सोलर एनर्जी थी यानी कि लाइट एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन था टोटल 3 मार्क का। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो, इस पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, इस पे आपको आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपके स्टेप्स पे, ठीक है बेसिकली। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉलोइंग इन द डाइजेशन, सॉरी, फॉलोइंग इन द डाइजेशन। तो हमारा पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज।
तो ट्रिप्सिन और लाइपेज का फंक्शन यहाँ पे पूछा हुआ है। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली यही पूछा हुआ है इसमें। तो देखते हैं क्या फंक्शन होता है। तो बेसिकली फंक्शन होता है ट्रिप्सिन, एंजाइम ट्रिप्सिन। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है उसका एक्शन होता है किसके ब्रेकडाउन में, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में। मींस दिस हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वाया वहीं पे हम देखें तो एंजाइम लाइपेज, दिस हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ fat molecules and convert it into uh, fatty acids। और प्रोटीन्स का किस में कन्वर्जन होता है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एमिनो एसिड। देखो फिर देखो, अब यहाँ पे पूछा था हमें किसका, कुछ ये जो हमारे एंजाइम्स है इनका रोल पूछा था किसमें, डाइजेशन में। सबसे पहले बेसिकली ये जान लेते हैं एंजाइम होता क्या है। एंजाइम एक ऐसा फैक्टर, ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है उसमें अफेक्शन होता है, या फिर वो रेट चेंज हो जाएगा, मतलब तेज हो जाएगा, या फिर वो धीरे कर देगा। मतलब मान लो रिएक्शन चल रही है, अगर आपने उसमें कुछ डाला जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी हो गई तो वो भी एक एंजाइम है, और कुछ आपने डाला जिसकी वजह से रिएक्शन में टाइम लग रहा है होने में, तो वो भी एक एंजाइम है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा था एंजाइम ट्रिप्सिन जो कि हमारे बॉडी में होता है, उसका रोल क्या होता है। तो बॉडी में होने की वजह से वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है। जो हमारा प्रोटीन हम लोग इनटेक करते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करता है, उनके मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो वहीं पे देखें हमारा जो एंजाइम लाइपेज है वो फैट मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके किस में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्दर हमारे क्वेश्चन है, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल वाई। तो एटीपी जो हमारा होता है मॉलिक्यूल उसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले एटीपी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगर इसको हम डिकोड करें तो हमें पता चल रहा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट है, और तीनों मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से एज अ बॉन्ड की तरह जुड़े हुए हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं जब, तो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब फॉस्फेट को अगर हम यहाँ से ये बॉन्ड तोड़े तो ये जो हमारा फॉस्फेट होगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, जिसकी वजह से इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस। यू कैन फ्रेम द आंसर, हम सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा एटीपी जो होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट होते हैं, हमने वर्ड से ही डिकोड किया है। उसके बाद फिर ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर हम एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, साथ में फॉस्फेट भी हमें मिल जाता है। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, मेक द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने को पूछा है, तो इसका बेसिक सा डायग्राम हो जाएगा, इजी सा डायग्राम। इसको सिर्फ हेडिंग की तरह लिख देते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा ये। Wait, let me make it again. I will label one side of the lung, another side you can make it, because only explanation part is needed. This is like this. You have to make bronchi, bronchioles, alveoli. ठीक है, टर्मिनल पे बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग नेम कर देंगे, इसकी हम लोग नेमिंग कर देंगे एज alveoli. इस साइड ऑफ द लंग यू कैन मेक, यहाँ पे एक आपका हार्ट होता है बेसिकली, तो इसको लेबल करते हैं फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स या फिर लेरिंग्स। ये है हमारा विंड पाइप। उसके बाद फिर ये हमारे हैं ट्रैकिया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंका, प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके ही डिवीजन को हम लोग बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। इसके डिवीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। सो बेसिकली यही है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, जो कि हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, अकर करता है। तो ये हमारा माउथ हो जाएगा, या फिर नहीं, ये हमारा नेसल पैसेज हो जाएगा। नेसल पैसेज ओपन होगा फेरिंग्स, उसके बाद वॉइस बॉक्स से होते हुए विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद फिर प्राइमरी ट्रैकिया हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उनके डिवीजन को सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके डिवीजन को टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर उसके डिवीजन को ब्रोंकियोल्स, और फिर उसके टर्मिनल टिप पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई, जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन प्रोसेस होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। ये बहुत रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज होता है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ लेबलिंग पूछी थी, कोई डिटेल कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं पूछा था, तो आपको इसके लिए यही करना पड़ेगा। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्वेटिक लाइफ हैज हाई ब्रीदिंग रेट। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट हमारे से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपेयर में ज्यादा क्यों होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन होता है वो फ्रीली नेटिव स्टेट में मिल रहा है। हमें देखो ये पूरा ऑक्सीजन है इस साइड, लेकिन उनका जो ऑक्सीजन होता है वो डिजोल्व होता है, वो डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा अपने गिल्स, फिश का एग्जांपल लेते हैं, गिल्स का यूज करना पड़ता है ताकि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा ले पाए। क्योंकि अगर हमारे पास आप सेम इतना पानी ले लो और इतना आप एयर ले लो ऐसे फ्रीली नेटिव, तो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने डिजोल्व रहेंगे उतने ही यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ना। यहाँ पे तो नेटिव फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ पे जितने
जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिसॉल्व रहते हैं। और उनको जो हमारे ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करना रहता है, जो कि बहुत दूर दूर पे प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से वो लोग, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हाई होता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं तो आगे के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोर्ड्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो हमेशा हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते ही देते हैं। या तो वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछ लेंगे या फिर उसको एक्सप्लेन करने को ब्रीफ में कह देंगे, जिसमें फिर भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप हार्ट का बनाओगे। माइटोटिक डिवीजन। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा हार्ट का। आप मेरे साथ बनाओ, बेसिक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। मैंने रफली ड्रॉ किया है। अब देखो, अब इसको लेबल करना है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, सिर्फ इतना लिखा रहा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तब भी आप डायग्राम बना के आओगे, नहीं तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने डायग्राम बनाया, मुझे चलो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वेयर इज माय मार्कर? ठीक, तो अब लेबलिंग हम लोग करेंगे। तो लेबलिंग करने के लिए हमारा आयोटा, ये हमारे 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आट्रियम। कई लोग इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, यू कैन से। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसको हम लोग बोलेंगे राइट ऑरिकल या फिर आट्रियम। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलेंगे वेना केवा। इसको चैम्बर डिवीजन आपके लेवल में। अब जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है वो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है, जो ऑक्सीजन को ब्लड कंटेन करता है। वाया जो हमारा राइट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है वो CO2 कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, वो CO2 कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है। तो बेसिकली आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप ऐसा ही बनाओगे। उसके बाद अगर आप इसके फंक्शनिंग पे स्टार्ट करो, फंक्शनिंग लिखना स्टार्ट करो, तो फंक्शनिंग आप कुछ ऐसा लिखोगे। फिर से एक बार देख लो, हमारा जो आयोटा के थ्रू जो हमारा देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे एक पल्मोनरी वेन भी होता है, ऐसा सा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग से एंटर करता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर आयोटा के थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल करता है, फिर बॉडी से वो CO2 कंटेन करके फिर वो वापस आता है। वो कहाँ जाता है? राइट आर्टरियम में जाता है। फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल होते हुए फिर ये कौन लेके आता है CO2 को यहाँ से राइट आर्टरियम तक? वेना केवा लेके आती है। उसके बाद फिर यहाँ से जो हमारा CO2 होता है वापस वो लंग्स में, CO2 कंटेनिंग ब्लड वापस लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ फंक्शन स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनिंग इसकी कुछ ऐसी होती है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो ब्लड हमारा होता है वो ट्वाइस टाइम्स ऑफ द हार्ट को ट्रेवल करता है, और इसी ट्वाइस टाइम्स को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसी ट्वाइस सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई द 4 चैम्बर्ड हार्ट इज कंसीडर्ड एज गुड एज कंपेयर टू 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट।
2 या 3 चैम्बर्ड हार्ट से हमारा 4 चैम्बर का हार्ट अच्छा और मतलब सही क्यों होता है? तो बेसिकली जो हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें वेंट्रिकल 1 होता है और आर्टरियम 2 होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह मिक्स हो जाते हैं और प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। वहीं पे अगर हम अपनी बात करें जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन होता है जिसकी वजह से फुल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल कराते हैं और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्गन है जिसकी वजह से काफी बेटर होता है कंपेयर टू 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड हार्ट। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ वेन्स की वॉल और आर्टरीज की वॉल में डिफरेंस क्यों आता है? देखो आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि उसमें पार्श्व देखो यहाँ से अगर हार्ट पंप कर रहा है ब्लड तो प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो टिश्यूज तक जाता है प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से जो हमारा प्रेशर ज्यादा झेलने की वजह से हमारे जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है, वहीं पे जो वेन्स की वॉल होती है वो थिन होती है। अब वेन्स को ये ट्रेवल करना रहता है ब्लड और उनके पास प्रेशर कम रहता है। और आर्टरीज को हम लोग कहते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स को हम लोग कहते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक ही क्वेश्चन से हमने पूरा सर्कुलेशन का पार्ट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेस का उसको हमने पूरा डिकोड कर दिया। सो दिस वाज द लेक्चर, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। और एक चीज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो क्योंकि हमारे व्यूज तो अच्छे खासे आ जाते हैं बट देयर आर नो सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल। आई हैव टू गो लाइव, so I have to complete more than 50 subscribers, but still I am on 41. So please do subscribe the channel and have a nice day. Wait for this type of content. Bye bye.